ज्योति को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और जैसे ही वो ये सुनती है कि किसी के आने की आहट हो रही है, वो अपनी किताब को तकिए के नीचे छुपा देती है। तभी उसके पिताजी आके पूछते हैं, अ क्या कर रही थी मेरी लाडो? कुछ नहीं पापा, मैं तो बस लेटी हुई थी। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जी पापा, मम्मा और चाची तो रसोई में हैं और खाना बना रहे हैं। अरे ज्योति, ये क्या? जब माँ और चाची दोनों किचन में काम कर रही है तो तुम्हें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। जी पापा, मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसा बोल के वो रसोई की तरफ चली जाती है। उसको किचन में देखकर उसकी माँ विमला बोलती है, अरे क्या हो गया, तेरा मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? अरे माँ, कुछ नहीं हुआ। आप आराम से काम करिए और मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिए। तभी विमला उससे जोर से पूछती है, अरे बता भी सही, तुझे हुआ क्या है? तब ज्योति कहती है, अरे वो मैं पढ़ाई कर रही थी, तभी पिताजी का आना हुआ और उन्होंने बोला कि तुझे भी किचन में मदद करानी चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तभी विमला उसे समझाते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पिताजी खाना खा के वापस खेत पे चले जाएंगे तब तुम पढ़ाई कर लेना। उनकी बातें चल ही रही होती है, तभी ज्योति की चाची बोल पड़ती है, अरे क्या सारे दिन पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हो तुम? कुछ किचन का काम भी सीख लो। ससुराल जाओगी तब तुम्हें सब यही ताना मारेंगे कि इसकी माँ ने तो इसे कुछ नहीं सिखाया है। ज्योति को ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो चुप रह जाती है। दरअसल ज्योति के एक चाचा भी थे, क्योंकि उसके पापा दो भाई थे और उसमें उसके पापा बड़े थे और उनके भी दो ही बच्चे थे, एक ज्योति और उसका चचेरा भाई अंगद। सभी जने एक साथ एक ही घर में रहते थे। तभी अंगद आता है और ज्योति से पूछता है, दीदी आपके आगे फ्यूचर में क्या करने का प्लान है? तब ज्योति उसकी बात को समझ नहीं पाती है और वो पूछती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तब अंगद कहता है, हाँ, वैसे भी ताऊ जी आपको आगे पढ़ाई तो करने देंगे नहीं, तो आपकी शादी ही होने वाली है, मैं भी आपसे क्या पूछ बैठा। अंगद बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था, वो अपनी माँ पर ही गया था। वो ज्योति को छेड़ता है और वहाँ से चला जाता है। ज्योति पढ़ाई करना चाहती थी, कुछ बन के दिखाना चाहती थी, लेकिन उसके पिताजी को उसका पढ़ाई करना ज़रा भी पसंद नहीं आता था। ज्योति की माँ विमला उसके फेवर में थी और वो चाहती थी कि ज्योति अच्छे से पढ़ाई करे। जैसे ही ज्योति की 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम आने वाले थे, उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। उसको परीक्षा से कोई डर नहीं था, उसको डर था तो अपने सपनों के टूटने का, और ये डर उसकी मम्मी बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। तभी वो अपनी बेटी से पूछती है, अरे क्या हो गया, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? अरे माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, आप कुछ करिए ना और पिताजी को मना लीजिए। माँ कुछ तो करिए ना, देखिए ना, अंगद तो मुझसे पढ़ाई में अच्छा भी नहीं है, फिर भी सब उसको सपोर्ट करते हैं और मेरा कोई भी साथ नहीं देता। विमला के पास ज्योति की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उठ के चली जाती है और ज्योति अपना मन मार के बैठ के रोने लगती है। और तभी वो देखती है कि उसका भाई अंगद कोई किताब पढ़ रहा है। तब वो जाकर अंगद से पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो? तब अंगद कहता है, अरे आपके बस की बात नहीं है, ये पीएचसी के सवाल जवाब हैं, आप इन्हें कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगी। तब ज्योति कहती है, अगर मैंने इन्हें सॉल्व कर दिया तो वो कहता है, तो मैं आपको मान जाऊंगा। ज्योति ने चुटकियों में ही उस किताब के सवालों को हल करना शुरू कर दिया और अंगद देखता ही रह गया। ऐसे ही कुछ समय बाद ज्योति की परीक्षा का रिजल्ट आता है, जिसमें कि उसने पूरे स्कूल में टॉप किया होता है, लेकिन उसका परिवार इस बात से ज़रा भी खुश नहीं था। जबकि अंगद, जिसके कि कुछ खास नंबर नहीं आए थे, उसकी खुशी के लिए उसके घर में पकवान बनाए जा रहे थे।
तभी विमला ज्योति को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। तेरी मामी ने तेरे पापा को फ़ोन किया है और बोला है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल, इसलिए घर परिवार को और बच्चों को संभालने के लिए तुझे उनके पास भेज दिया जाए। तब ज्योति पूछती है, अच्छा क्या हो गया है मामी को? तब विमला कहती है, अरे हुआ कुछ नहीं है, तू यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरे पापा तेरी शादी करा के ही मानेंगे। तू चाहे तो तू वहाँ पे जाके पढ़ाई भी कर सकती है, मैंने तेरे मामा से बात कर ली है। ये बात सुनकर ज्योति बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। तभी ज्योति हंसी खुशी के साथ अपने मामा के घर को निकल जाती है और वहाँ कमाई भी होना शुरू हो जाती है। तभी एक दिन ज्योति को उसकी माँ विमला का फ़ोन आता है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना ज्योति? तब विमला उसे बताती है कि अपना अंगद पटवारी बन गया है। तब ज्योति बहुत खुश होती है और कहती है, अच्छा कमाल ही कर दिया उसने। कहाँ गया है वो? अच्छा मेरी उससे बात तो कराइए। तब विमला कहती है, अरे यही तो दिक्कत है कि आजकल उसके भाव इतने बढ़ गए हैं कि वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। विमला उसे बताती है कि पटवारी बनते ही अंगद और उसके चाचा चाची के तेवर ही बदल गए हैं। अब वो उनको ये घर पसंद नहीं आता, वो कहते हैं ये घर उनके लायक नहीं है। तीनों ही शहर में जाकर रहना शुरू कर दिए हैं। अच्छा माँ, तो आप उससे मिलने नहीं गई? हाँ, उन्होंने तो हम में से किसी को नहीं बुलाया, अगले महीने शादी है अंगद की। अच्छा, उसकी शादी हो रही है? हाँ, तेरी चाची ने फ़ोन करके बताया था कि अगले महीने अंगद की शादी है और बहुत बड़े परिवार से रिश्ता जुड़ रहा है। हमारा तो शादी में जाने का मन भी नहीं है, लेकिन समाज के डर से हमें जाना ही होगा, वरना सभी बोलेंगे कि घर की शादी में ही नहीं आए हैं, चिढ़ के बैठे हैं। अच्छा ये सब बातें छोड़ और बता तू कब आ रही है घर पे? तब ज्योति बोलती है, जल्द ही आऊँगी माँ। थोड़े दिनों बाद अंगद की शादी का दिन भी आ जाता है। तब विमला और उसका पति शादी में जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी वेलकम नहीं करता और वो पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और शादी देखने लगते हैं। तभी एक बड़ी सी गाड़ी लाल बत्ती वाली गेस्ट हाउस के बाहर रुकती है और अंगद बाहर की तरफ जाने लगता है। तब उसकी माँ उसे पूछती है, अरे अंगद कहाँ जा रहे हो तुम? तब अंगद कहता है, अरे माँ मैंने बड़े साहब को बुलाया है, बड़ी ही मेहनतों से आना हुआ है उनका, चलिए चलिए उनके स्वागत के लिए हम दरवाजे पे चलते हैं। तब अंगद और उसके मम्मी पापा और उसके सास ससुर जी सब बाहर की तरफ आ जाते हैं और हाथ जोड़कर गाड़ी के आसपास खड़े हो जाते हैं। कार का दरवाज़ा खुलता है और एक साड़ी पहनी महिला उससे बाहर आती है। सभी देख के चौंक जाते हैं कि ये तो हमारी बेटी ज्योति है। वो वहाँ की डिप्टी कलेक्टर घोषित की गई होती है। ज्योति ने सबसे पहले अपनी मम्मी और पापा के पैर छुए। उन्हें ज्योति को इस पोस्ट पर देखकर बहुत खुशी होती है और उनकी आंखें नम हो जाती है और अंगद और उसका परिवार तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता।